हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में कि पाइथन में लूप्स क्या होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जब हमारे पास कोई एक फिक्स्ड काम होता है ना करने के लिए, और उस काम को हमें बार बार करना पड़े, एक ही तरह के काम को, तो उस काम को करने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। तो अगर हम एग्जांपल लें कि बाद में ये कहाँ पे काम आती हैं, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। अभी जैसे कि हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं, ये है पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक। यहाँ पे हम इसमें मैंने जैसे ही हीमोग्लोबिन नाम का ये कीवर्ड डाला है सर्च में, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं यहाँ पे। ये पहला है, ये दूसरा, फिर वैसे ही थर्ड फोर्थ ये सारे हैं। तो इन सभी में आप एक यूनिक चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले एक आईडी है, फिर दूसरे में भी इसी तरह से एक आईडी है, तीसरे में भी एक आईडी है, और इसका एक टाइटल है जिसमें इसके बारे में डिटेल्स दी गई है कि ये क्या चीज़ है, और इसके ऑथर हैं कि किसने इस पे काम किया है, एक्सट्रैक्ट किसने करा है इसको, फिर पब्लिकेशन के बारे में है, रिलीज डेट क्या है, मेथड कौन सा यूज़ किया है, ऑर्गेनिज्म क्या है। इसी तरीके से आपको डिटेल्स, बहुत सी कॉमन डिटेल्स जो हैं वो यहाँ भी दिखेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास। इनको अगर आपको कभी डाउनलोड करना हो, जैसे कि आपकी जो टास्क है वो है कि प्रोटीन डेटा बैंक जो है हमारे पास, इसमें हीमोग्लोबिन कीवर्ड सर्च करने पर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास, उन सभी को हमें डाउनलोड करना है, या उन सभी में हमें देखना है कि इनका ऑर्गेनिज्म क्या है। ये सारा डेटा हमें निकालना है यहाँ से। तो हो सकता है प्रोटीन डेटा बैंक जो है वो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, लेकिन अगर नहीं करता हो फिर कैसे करेंगे इसको, वो भी इथिकल वे में। तो आप देखेंगे कि ये एक सेक्शन है सेम, और इसी तरीके से एक ये सेक्शन है। इनमें एक पैटर्न है हमारे पास कि यहाँ पे एक इमेज है, और ये जो डेटा है इसी तरीके से डेटा दूसरे रो में भी है, और फिर तीसरे रो में है हमारे पास ये डेटा। तो ये क्या होगा कि हमें पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो ये क्या है, एक इटरेटिव वर्क है, मतलब एक के बाद एक हमें ये करना पड़ेगा। अगर हमें ये काम कोडिंग से करना हो तो उसमें हम फिर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हालांकि इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कोड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आज हम ये नहीं कर रहे हैं। आज हम सिंपल देखेंगे कि फॉर लूप काम कैसे करती है। तो फॉर लूप में हम जो आज करेंगे वो एक हमारे पास, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ लूप्स की, तो लूप्स में एक होगी हमारे पास फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। इनका यूज़ हम करेंगे। हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करती है, और डिक्शनरीज हमने देखी हैं, उसमें अगर हमें लूपिंग करनी हो फिर हम कैसे करेंगे, और नेस्टेड लूप्स के बारे में देखेंगे। तो अब अपने कोड वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक सिंपल सा कोड लिखते हैं ताकि हमें पता लगे कि फॉर लूप जो है काम कैसे करती है। इसमें हमें टाइप करना है फॉर आई इन रेंज की जगह आप एक लिस्ट दे सकते हो इसको, पर मैं अभी रेंज दे रहा हूँ। इसको समझते हैं 1,6। तो मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ आई की वैल्यू को। जैसे मैंने इसको प्रिंट किया है हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया है, और वैल्यू जो है वो 5 तक आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो ये जो 6 है इसको एक्सक्लूड किया जाता है, तो 6 से पहले का जो नंबर होता है वहाँ तक ये प्रिंट होगा। और फॉर के सामने जो मैंने आई लिखा है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। तो इसमें हो क्या रहा है, फॉर ये जो हमारे वेरिएबल है आई इन रेंज जो है हमने कहा है 1 to 6, जिसमें कि 6 एक्सक्लूड होगा। यानी कि हमें 1 to 5 डिजिट्स चाहिए, इंटीजर्स चाहिए ये। तो इनकी जो वैल्यू है 1 to 5, ये एक एक करके आई में जाएगी, और आई की वैल्यू को उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आई। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू हुई हमारी 2, तो 2 प्रिंट हुआ। फिर 3 हुई तो 3 प्रिंट हुआ, फिर 4, और फिर 5। तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, थोड़ा बायोलॉजिकल डेटाबेस, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ जीन्स की लिस्ट है। इस बार मैं जीन्स ले रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, BRC1, सॉरी BRC1 हो गया, कॉमा कोई और जीन हम इसमें कर सकते हैं, TPS5 या 4, कुछ भी हम लिखेंगे इसमें।
फिर कॉमा करके हमने एक और वेरिएबल इसमें ऐड कर देंगे हम FGF, और एक लास्ट एलिमेंट और इसमें हम ऐड कर देंगे MYC। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है। अगर हमें इसमें इटरेट करना हो, एक एक करके इनको प्रिंट कराना हो, तो हम क्या करेंगे, फॉर जीन। अब आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने जीन लिखा है ये एक वेरिएबल है। फॉर जीन इन जीन्स, जीन्स जो है हमारे पास एक लिस्ट है ऊपर जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट करी है ये जीन। फिर मैं इसको कह रहा हूँ प्रिंट जीन। अब मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ। ये देखिए, तो हमारे जीन्स में ये सारी वैल्यूज़ थी। इसमें क्या था, पहली वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट, और हम इसको 0th इंडेक्स कह सकते हैं, उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई हमारे पास। फिर जो सेकंड इंडेक्स था फिर उसकी वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद थर्ड की और फिर फोर्थ की। तो ये हमारी एक लिस्ट थी। जब हमें एक एक करके इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो, इनकी वैल्यूज़ को मतलब एक्सेस करना चाहते हैं हम, तो हम इस तरीके से अपनी उस लिस्ट को या डिक्शनरी को या जो भी डेटा है हमारे पास यहाँ से इटरेट करा सकते हैं, और ये हमारा एक वेरिएबल होगा जो कि चेंज होता रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें हम अभी हम व्हाइल लूप करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होती है। देखिए इसमें क्या होता है, जब तक हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है तब तक हमारी व्हाइल लूप जो है वो रन करती रहती है। मतलब फॉर लूप में तो हमने देखा कि हमारे पास एक लिस्ट है या हमें पता है कि एक रेंज है हमारे पास जिस रेंज में हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइल के केस में हमें नहीं है पता कि वो रेंज कितनी हो सकती है, वो एक डेफिनेट नंबर नहीं होगा। तो उस केस में हमें अपनी लूप को अगर चलाते रहना है, या फिर हमारे पास कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन जो कि जब तक ट्रू ना हो जाए तब तक उसको रन करते रहो। मतलब एग्जांपल से हम इसको एक बार देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे काउंट। अब मैं कहता हूँ कि व्हाइल जो हमारा काउंट है, इस काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से। जब तक हमारे काउंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी 0 से तब तक प्रिंट करेंगे हम अपने काउंट को। ये मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग को पास करते ही मैं यहाँ पे लिख दूँगा हमारा काउंट नाम का वेरिएबल। ये वेरिएबल है, इससे पहले जो हमने दिया है ये एक स्ट्रिंग है। तो मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ, पर नहीं, एक बार मैं इसको काउंट माइनस इज इक्वल टू 1, ये जो है ना ये हमारा ऑपरेटर है। यहाँ ये आपको पता ही होगा कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं ये वाले। अब इसको रन करके मैंने आपको ये दिखाया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जब तक काउंट की वैल्यू जो कि 5 है 0 से कम है तब तक इसको प्रिंट करिए। तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में ये जो काउंट है इसकी वैल्यू 5 थी, तो क्या हुआ हमारे पास, हमने प्रिंट कराया इसको, तो काउंट जो है एज इट इज़ प्रिंट हो गया है यहाँ से ये स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारा वेरिएबल जो कि 5 था यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ, हमारा ये जो 5 हमारे जो वेरिएबल है जिसमें 5 है उसको हमने माइनस कर दिया 1 के साथ। तो जैसे ये माइनस हुआ इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है हमारे पास। जब वैल्यू 4 हुई तो फिर से ये कंडीशन चेक हुई अब कि व्हाइल, अब काउंट की वैल्यू जो है वो इस टाइम 4 हो चुकी थी और 4 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से प्रिंट होगा हमारे पास एक और काउंट, और ये 4 था। अब ये वैल्यू ना 4 हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास फिर 4 प्रिंट हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू 4 आ चुकी थी तो माइनस कर दिया हमने 1 इसमें, -1 करते ही इसकी वैल्यू अब 3 हो गई। फिर से इसने यहाँ पे चेक किया तो वैल्यू जो है 3 वो ग्रेटर देन 0 है। इस तरीके से ये सारा कोड चलता रहा है हमारे पास बार बार, जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो हमने लिखा है यहाँ पे काउंट ग्रेटर देन 0, तो लास्ट में क्या हुआ होगा, जब 1 प्रिंट हो गया ना यहाँ पे, तो काउंट की वैल्यू जब हमारे पास 1 आ चुकी थी 1 माइनस उसमें 1 कर देंगे तो फिर वैल्यू 0 आ जाती है। तो जब 0 ग्रेटर देन 0 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो हमारी जो व्हाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, यानी कि 1 तक ही गया, इसके बाद 0 हमारे पास नहीं आया है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें हम ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। अभी हम ब्रेक के बारे में देख लेते हैं कि ब्रेक कैसे काम करता है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास कुछ जीन्स हैं, मल्टीपल जीन्स, हम जानना चाहते हैं
कि कोई पर्टिकुलर जीन जब हमारे पास आ जाए तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे हम। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, ये हमारे जीन्स हैं और जीन्स नाम का वेरिएबल हमारे पास बन चुका है। तो मैं इसको ही रन करके बता देता हूँ इसी की वैल्यू को। फॉर जीन इन जीन्स, ये हम कोड देख चुके हैं यहाँ पे भी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा और इसको मतलब बता रहा हूँ आपको कि ब्रेक कैसे यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। तो अगर हमारा जो जीन है वो इक्वल होता है, इनमें से एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि FGF। तो FGF जीन जो वेरिएबल है वो FGF हो जाता है, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे कि जीन फाउंड हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे अपने जीन की वैल्यू जो भी हमें मिला होगा जो, और फिर हम कहेंगे इसको ब्रेक कर दो कंडीशन को, क्योंकि हमारा जीन मिल चुका होगा। और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे स्कैनिंग जीन, मतलब इसके बाद हमारी लूप जो है ना ये चलती रहेगी इसके बाहर। इसको जब मैं रन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसको मैं रन करके बताता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया है तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। जीन्स नाम का वेरिएबल जिसमें हमारे पास मल्टीपल जीन्स थे, एक लिस्ट थी हमारे पास, ये जो जीन्स है, तो जो 0th इंडेक्स था वो आया जीन नाम की वेरिएबल में, फिर फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया। तो जब हमारे पास फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू आई, जैसे कि यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे BRC1 है हमारा फर्स्ट जीन। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक हुई कि अगर जीन की वैल्यू FGF है, लेकिन FGF तो नहीं है, फर्स्ट वैल्यू तो हमारी BRC है, तो क्या हुआ हमारे पास ये इफ़ कंडीशन काम नहीं करी है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना, BRC1 जो है वो इक्वल नहीं है FGF के। तो ये वाली कंडीशन हमारी काम नहीं करी और हमारा कोड फिर यहाँ पहुँच गया। तो इसने प्रिंट कराया स्कैनिंग जीन, और फिर जीन जो हमारे पास ये जो है फर्स्ट जीन BRC1, तो हमारे पास BRC1 आ चुका है यहाँ पे। फिर इसके बाद सेकंड जीन पे गए जो कि है TPS4। तो TPS4 पे जब गए तो फिर से ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो फिर ये फिर से नहीं चला हमारा कोड। तो फिर से नहीं चला तो फिर से हमारी ये लाइन चली अब प्रिंट वाली, प्रिंट स्कैनिंग जीन, और जीन में जो सेकंड वैल्यू आ चुकी थी TPS4 वो प्रिंट हो गई है। अब क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है ना यहाँ पे FGF, तो यहाँ जीन से हमारी FGF की वैल्यू इस जीन में आ गई। तो अगर हमारे जीन की वैल्यू FGF है तो प्रिंट करो कि जीन फाउंड, जीन हमें मिल चुका है, और उसको ब्रेक कर दो, अपनी लूप को ब्रेक कर देंगे। अब हम हमारी फॉर लूप जो कंटिन्यू चल रही थी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ये ब्रेक हो जाएगी फिर इसके बाद ये वाला जो स्निपेट है ये काम नहीं करेगा हमारे पास, क्योंकि लूप यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। तो FGF जैसे ही हमें मिला तो हमने प्रिंट कराया यहाँ पे जीन फाउंड, जो कि हमारे पास ये आ चुका है। तो जीन फाउंड और FGF यहाँ पे आ चुका था ना, और ये इसके बराबर है FGF, मतलब दोनों मैच हो गई है। तो ये वाली कंडीशन, अब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई है, ये ट्रू हुई तो प्रिंट करा दिया, और फिर इसको ब्रेक भी करा दिया। अब ये वाला लास्ट जो हमारा प्रिंट की स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं हुई है। तो इसमें हमने देखा कि इसको ब्रेक कैसे कराना है। फॉर लूप को अगर कहीं पे ब्रेक कराना हो हमें, तब हम क्या करते हैं इसी तरीके से। अब हम देखेंगे कि फॉर लूप को अगर कंटिन्यू रखना है, कोई पर्टिकुलर जीन हमें मिल जाता है तो उसको हम स्किप कर देंगे, और उसके आगे और पीछे के जो भी हमारे जीन्स होंगे उनको हम प्रिंट करा देंगे। तो सिमिलर वे में हम एक और स्टेटमेंट को इनको मतलब प्रिंट करा देते हैं। इफ़ हमारा जो जीन है ये बिल्कुल ऊपर की तरह है कोड, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कंटिन्यू का। तो अब अगर हमारा जीन TPS4 है, TPS4 है कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ इसको कंटिन्यू करने से क्या होगा। फिर हम प्रिंट कराएंगे स्मॉल लेटर्स में P प्रिंट जीन, एक स्ट्रिंग यहाँ पे दे देते हैं ताकि पता लगे। इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे जीन्स थे इनकी वैल्यूज़ को ना मैं
कॉपी कर लेता हूँ ताकि यहाँ भी ये दिखाई दे हमें। तो जीन्स नाम का वेरिएबल हमारे पास था और यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या हुआ है, जीन से एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ जीन वेरिएबल में आई। तो अगर हमारा जीन की वैल्यू मैच कर जाती है TPS4 के साथ तो उसको हम स्किप कर देंगे। स्किप कर रहे हैं एक तरीके से हम इसको कंटिन्यू लिख के। तो जब हमारी BRC1 वैल्यू थी तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी और ये भी ट्रू, ये स्टेटमेंट भी काम नहीं करी हमारी और प्रिंट हो गया जीन, ये वाला BRC1। फिर जब हमारे पास TPS4 ये मैच हो गया यहाँ पे, तब ये कंडीशन काम करी है। और कंटिन्यू हमने तो कहा ही नहीं यहाँ पे कि प्रिंट करो, हमें प्रिंट स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अब हमने कह दिया कंटिन्यू, छोड़ो इसको, और ये कंटिन्यू हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट काम नहीं करी। इसी तरीके से जब हमारे पास FGF आ गया, मतलब इटरेशन एक बार फिर से हो रही है। अब हमारे पास FGF की वैल्यू जब आई तो जीन जो है वो FGF की वैल्यू बराबर नहीं है, TPS4 के बराबर नहीं है। तो अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। और इफ़ कंडीशन के बाहर हमने प्रिंट कराया है जीन को, जो कि प्रिंट हो चुका है। तो हमारे पास ये वैल्यू भी प्रिंट हो गई, ये भी वैल्यू प्रिंट हो गई है और ये लास्ट वैल्यू भी। TPS4 नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कि कंटिन्यू करो। तो क्या हुआ इस केस में कि यहीं से हमारा कोड रिटर्न हो गया और फिर से जो फॉर लूप में हमारी नेक्स्ट वैल्यू थी, इस जीन की नेक्स्ट वैल्यू थी, वो हमारे पास आ गई और फिर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुई है। कंटिन्यू करने पे हमारा ये वाला जीन, ये वाला, ये प्रिंट नहीं हुआ है। कंटिन्यू कर दिया तो प्रिंट स्टेटमेंट काम नहीं करी है। अब हम लूपिंग की बात करते हैं डिक्शनरीज में, कि डिक्शनरी में हमें लूप करना हो तब कैसे ये काम करते हैं। तो डिक्शनरी जो है हम कर चुके हैं अपने सिलेबस में, अपनी पहले की वीडियोस में। तो एक काम करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जीन इन्फो नाम की, और ये हमारी डिक्शनरी है। इसमें हम उसी तरीके से कुछ जीन्स रख लेते हैं, BRC1, ये मैं नाम दे देता हूँ इसको। तो ये क्या होता है, ये हमारी की होती है। डिक्शनरी पता है हमें कैसे बनती है, और मान लेते हैं कि ये DNA रिपेयर में काम करती है, ये कोई जीन है। और फिर मैंने कॉमा किया, मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक और की दे देता हूँ हमारी TPS4। इस तरीके से हमारा मान लीजिए कोई जीन है, फिर इसको सेपरेट कर दिया हमने अपनी वैल्यू के साथ। और वैल्यू मान लेते हैं कि ये कोई ट्यूमर सप्रेसर है, ये कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा। फिर मैंने कॉमा किया, फिर एक थर्ड जीन, ये एक और लास्ट जीन ले लेते हैं ना, मान लीजिए EGFR हमारा एक जीन है, और इसको सेपरेट कर दिया। की थी ना ये हमारी एक वैल्यू में, वैल्यू जो है हमारी वो है सेल सिग्नलिंग। तो इसको आप देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी जो है अभी क्रिएट हो चुकी है। इस डिक्शनरी में हम कैसे करेंगे इटरेट, आपको ध्यान में होना चाहिए कि डिक्शनरी बनती कैसे है। तो ये हमारी कीज़ हैं इस तरफ, और ये हमारी वैल्यूज़ हैं, और सेपरेट कॉलन के साथ किया जाता है इनको। तो अब मैं इसके ऊपर फॉर लूप चलाता हूँ कि मुझे चाहिए जीन और उसका जो वैल्यू है, यानी कि की और उसकी वैल्यू डिक्शनरी में। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ, वेरिएबल जिसमें कि कोई वैल्यू नहीं है अभी। फिर मैं लिखता हूँ फंक्शन, ये मैंने एक और वेरिएबल दे दिया। तो जीन और फंक्शन हमें चाहिए, कहाँ से चाहिए, एक डिक्शनरी से जिसका नाम है जीन इन्फो। तो जीन इन्फो डॉट आइटम्स जो है ये हम कर चुके हैं डिक्शनरीज में कि किस तरीके से काम करता है। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं इसको F स्ट्रिंग में प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैं जीन नाम का वेरिएबल पास कर दूंगा, और फिर यहाँ पे कॉलन लगाया है, कॉलन की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप सेपरेट करने के लिए। फिर मैंने इसका फंक्शन जो है वेरिएबल पास कर दिया है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन करा है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो जीन इन्फो है, जीन इन्फो डॉट आइटम्स, तो ये तो थी हमारी डिक्शनरी यहाँ तक। जैसे हमने इसको डॉट आइटम किया तो इसमें आइटम करने पे की और वैल्यू हमारे पास रिटर्न होती है। की और वैल्यू की और वैल्यू जो है ये दोनों चीज़ें हमारे पास रिटर्न होती हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी की। तो ये हमारा जीन है, जीन नाम का वेरिएबल, इसमें हमारी की आ जाएगी, ये वाली कीज़।
फर्स्ट टाइम में एक की आएगी और फिर एक आएगा फंक्शन। तो फर्स्ट टाइम में ये दोनों चीज़ें आएंगी हमारे पास, तो की और फंक्शन। फिर ये प्रिंट कराया हमने कि हमारे पास जीन आ जाए, फंक्शन आ जाए। बीच में हमने कॉलन लगाया है, वो कॉलन जो है एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है। इस कॉलन का कुछ लेना देना नहीं है डिक्शनरी के कॉलन के साथ। तो क्या हुआ है कि हमारी एक की प्रिंट हो गई और फिर वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम में जीन इन्फो डॉट आइटम्स ने हमारे पास एक और की और एक और वैल्यू को रिटर्न किया है यहाँ इन वेरिएबल्स में, की और वैल्यू। तो की प्रिंट हुई यहाँ से और वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ से। और हमारे पास जितनी भी की वैल्यूज़ होंगी ये सारी हम कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम नेस्टेड लूप्स में चलते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले फॉर इफ़ कंडीशन देखी थी, तो इफ़ में हम देख चुके हैं कि इफ़ में नेस्टेड इफ़ कंडीशन क्या होती है। उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है। तो एक लिस्ट बना देते हैं हम, Gene1। इस लिस्ट में हम कुछ नाम देते हैं BRCA1, ज़्यादा नहीं, हम 2 ही नाम देंगे इस बार इसमें। तो TPS5 या 4 कुछ एंटर कर देते हैं। ये 2 हमारे पास जीन हैं, मतलब 2 लिस्टें हैं हमारे पास। फर्स्ट लिस्ट में 2 एलिमेंट हैं और सेकंड लिस्ट में भी हम कोई 2 एलिमेंट्स देते हैं, जैसे कि EGFR, कोई मिक ले लेते हैं MYC। तो ये हमारे पास जो है 2 अलग अलग लिस्ट बन चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करना। इसका कॉम्बिनेशन एक बार इसके साथ बने और इसका ही कॉम्बिनेशन एक बार नेक्स्ट इसके साथ भी बने। तो आइए इसको कैसे करते हैं हम। इसके लिए ना हमें एक नेस्टेड फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो पहले क्या करेंगे, हम सिंपल लूप लगाएंगे फॉर G1 हमारा एक वेरिएबल है। तो इसमें हमने एक लिस्ट पास कर दी अपनी, मतलब G1 फॉर G1 इन Gene1 नाम की जो लिस्ट है, यहाँ से वैल्यू G1 में आएंगी। और उसके बाद मैंने एक और फॉर लूप लगा दी है जिसमें कि मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ G2 इन Gene2। फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा। मैं प्रिंट करने के बाद इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसमें कौन कौन से पेयर बनेंगे और कैसे काम करेंगे। तो मैं F स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। पेयर, हमारे पास कौन कौन से पेयर आएंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं G1 को पास कर देता हूँ, हमारा जो पहला वेरिएबल है। और यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया है ताकि सेपरेट जो प्रिंट आएगा वो अच्छे से हमारे पास आए। अब मैं इसको रन करा के बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो है वैल्यूज़ प्रिंट होके आ चुकी हैं। इसमें क्या हुआ, G1 की फर्स्ट वैल्यू आई हमारे पास इस वेरिएबल में। ये फर्स्ट वैल्यू थी, फिर सेकंड वैल्यू। तो जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आई उसी टाइम हमने इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं कराया, हमने एक और लूप चला दी G2 की। और G2 की फर्स्ट वैल्यू EGFR थी। तो यानी कि एक ये एलिमेंट चला ऊपर से और एक दूसरे जीन का एलिमेंट हमारे पास आ गया, दूसरी लिस्ट का एलिमेंट आ गया। फिर हमने प्रिंट किया इसको। तो जो पेयर कॉलन है और एंड है ये तो एज इट इज़ ही प्रिंट हो गया यहाँ पे। पेयर और एंड, इनके बीच में स्पेस है, वो स्पेस भी प्रिंट हो चुका है हमारे पास यहीं पे। और जीन देखिए, जो G1 में हमारा जीन था वो था BRCA1। तो BRCA1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे एंड लिखा है तो एंड आ गया। और G2 में जो हमारा फर्स्ट जीन था वो था EGFR। तो EGFR हमारे पास प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, जब ये लूप सेकेंड टाइम चली हमारी ये वाली लूप, तो हमारे पास TPS4 वैल्यू आ गई इसके अंदर, TPS4 वैल्यू। लेकिन सेकेंड टाइम ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। इसके बाद एक्चुअली हमने पहले ये लूप चलेगी, फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरी लूप होगी ना वो मल्टीपल टाइम्स चलेगी जितनी उसमें वैल्यूज़ होंगी। तो ये हमारे पास एक ही बार चली है और जिस वजह से हमारे पास ये एक पेयर प्रिंट हुई है। फिर ये जो हमारी अंदर की लूप है ना, यही दूसरी बार चलती है एक्चुअली। जब तक अंदर की लूप ख़त्म नहीं होगी ना चल के, ये टर्मिनेट नहीं हो जाएगी, तब तक ये नेक्स्ट इटरेशन पे नहीं चलेगी बाहर की लूप जो है हमारे पास फॉर लूप। तो एक बार तो हमारे पास एक पेयर आ गई। अब दूसरी बार में क्या होगा कि ये जो G2 नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर लिस्ट की जो दूसरा एलिमेंट है वो वैल्यू आ जाएगी। दूसरे एलिमेंट की वैल्यू है MYC। तो हमने प्रिंट कराया यहाँ पे G1 तो हमारा BRCA1 ही रह गया था यहाँ से, और जो G2 है ये हमारे पास MYC से आ गया। और इस तरीके से हमारे पास एक और पेयर बन चुकी है।
अब हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास ये वाली लूप एक ही बार चली और ये 2 बार चल पड़ी है। इसी तरीके से अब फिर से ये लूप चलेगी हमारी बाहर वाली। अब बारी आएगी सेकंड इटरेशन की इस लूप की। तो पहली बारी में BRC1 प्रिंट हुआ था, अभी TPS1 प्रिंट होगा, TPS4 प्रिंट होगा। तो TPS4 की वैल्यू इसमें आएगी और फिर हमारे पास फॉर जो अंदर की नेस्टेड फॉर लूप है ये काम करेगी। तो ये नेस्टेड लूप पहले जैसे ही काम करेगी। फर्स्ट टाइम में EGFR और TPS4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर हमने इनको जैसे प्रिंट कराया तो हमारे पास आ गया TPS4 हमारे पास Gene1 से आया, Gene1 की लिस्ट से, और EGFR जो है वो ये सेकंड लिस्ट से हमारे पास आ चुका है, जीन की जो सेकंड लिस्ट है। और इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पेयर है उसमें क्या हुआ है कि ये देखिए ये सेकंड टाइम ही चल रहा था और अब ये भी सेकंड टाइम चलेगा। ये पहले एक बार चलता है फिर दूसरी बार चलती है ये वाली लूप। तो एक बार चलने पे हमारे पास ये आ चुका है और दूसरी बार चलने पे अब क्या होगा, हमारे पास जो G1 है, G1 नाम का वेरिएबल, इसमें यही वैल्यू रहेगी हमारे पास। और जो G2 है यहाँ पे जीन पहले हमारे पास EGFR आया था, अब CMYC नाम का जो एलिमेंट है ये G2 के अंदर आएगा। तो यानी कि ये एक कॉम्बो बनेगा अब हमारे पास। तो जैसे हमने इसको प्रिंट कराया तो G1 आ गया है और G2 आ गया है हमारे पास, यानी कि TPS4 आ चुका है और MYC हमारे पास आ चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा हो तो इसको थोड़ा फिर से देखिएगा एक बार शांति के साथ, और कमेंट कर सकते हैं आप अगर इसमें कन्फ्यूज़न है, वरना इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये बिल्कुल ही बेसिक ट्यूटोरियल है। बाकी मैंने यहाँ पे लूप के बारे में लिख दिया हुआ है थोड़ी सी समरी कि फॉर लूप का हम यूज़ करते हैं जब हमें इटरेशन करनी हो बार बार। हमने देखा कि लिस्ट में कैसे करते हैं, हमने लिस्ट बनाई थी ना अभी जीन्स की, तो लिस्ट में कैसे करते हैं, तो टप्पल भी उसी तरीके से होते हैं, हमने पढ़ रखा है लिस्ट क्या होता है, टप्पल क्या होता है। और स्ट्रिंग ये आप खुद से करिए, जैसे कि आप एक कोई वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल हमने ए दे दिया, इसको एक स्ट्रिंग दे दिया हमने, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग की वैल्यू को एक एक करके प्रिंट कराना हो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो इसको कैसे प्रिंट कराया जाए ये आप खुद से करिए। और व्हाइल लूप का आप फिर से देख सकते हैं अगर इसमें कन्फ्यूज़न रहा हो। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक रन करते रहेगी। जैसे कि हमारा काउंट की वैल्यू 5 थी और हम हर एक इटरेशन में इस वैल्यू को माइनस करा रहे थे, 5 को 1 से कम करा रहे थे ना, इसको डिक्रीज़ कर रहे थे वैल्यू को। 5 था, 4 था, 3 था, 2 था। तो जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं हो जाती, हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, हमारी कंडीशन है 0, जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक प्रिंट कराते रहो। जैसे ही 0 हो गया फिर प्रिंट नहीं कराना है। तो ये हमने व्हाइल देखा। फिर ब्रेक देखा हमने कि ब्रेक कैसे लगाएंगे हम, कि किसी लूप को एग्जिट कैसे करना है, ये अभी हमने देखा। और कंटिन्यू कैसे करते हैं, किसी वैल्यू को अगर स्किप कर देना है किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे, तो जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, तो शुरुआत की कुछ वैल्यूज़ आ गई, बीच में किसी वैल्यू को हमने स्किप कर दिया और आगे की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तब हम उस कंडीशन में कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का सीधा सा मतलब है कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप के अंदर कोई और लूप भी हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल लूप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अब हम एक बार इसकी ये थ्योरी पे आ जाते हैं। तो फॉर लूप में द फॉर लूप इज़ यूज टू इटरेट ओवर सीक्वेंस, ये वही है जो मैंने अभी समरी में देखा। फिर व्हाइल द व्हाइल लूप कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द गिवन कोड इज़ ट्रू, तो जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा। फिर ब्रेक देखा हमने कि एग्जिट कैसे करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लूप को। कंटिन्यू देखा कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्किप करके उसके शुरू और लास्ट के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट कराया जाता है। फिर डिक्शनरीज में देखा हमने कि कीज़ और वैल्यूज़ को हमने किस तरीके से प्रिंट कराया एक एक करके फॉर लूप के थ्रू। और फिर हमने नेस्टेड लूप्स को देखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।